नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की क्लास 3 की रिवीजन क्लासेस। क्योंकि रिवीजन क्लासेस एक ऐसी क्लासेस होती हैं जिसके बलबूते पे आप कोई भी एग्ज़ाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास फर्स्ट में हमने देखा था कला के बारे में, कला क्या होती है। क्लास सेकंड में देखा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और आज हम कला और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ होता है। तो जो ऐतिहासिक काल है उससे जो पहले की कला है वही क्या कहलाती है, प्रागैतिहासिक काल कहलाती है। प्रागैतिहासिक काल की कला कहलाती है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई, तो मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किससे जाता है, अंग्रेजों को जाता है। और अंग्रेजों ने क्यों खोज करी, उन्होंने एक जिज्ञासा आई उनके मन में कि जो भारत में लोग शासन करने आए हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए उन्होंने खुदाई प्रारंभ कराई और वो लगातार खोज करते हुए चले गए। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की, तो आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने करी थी। आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने 1880 में। उसके बाद काकवर ने करी 1883 में। इन्होंने एक विशद लेख भी प्रस्तुत किया 1883 में, ये भी आप याद रखेंगे। आगे, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है, 7000 वर्षों का है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको ये 5000 वर्ष का देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 10,000 वर्ष देखने को मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। आगे, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है, 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व की। कहीं कहीं पर 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है, 30,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अपवाद वाले हैं। आगे, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो स्टुअर्ट पिगाट हैं, जो कि ब्रिटिश पुरातात्विक हैं, उन्होंने ही लिखी है स्टुअर्ट पिगाट नामक पुस्तक। आगे, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, जेरिको से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला, तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य की बात की जा रही है, वो भी भारत में, तो है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के हाथनौर नामक स्थल से। मध्य प्रदेश के हाथनौर नामक स्थल से मिला, नर्मदा घाटी में। ठीक है। आगे, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। इसकी हमने हिंट भी बताई थी, क्योंकि ये पाषाणकालीन संबंधित बात है। तो पाषाण यानी पत्थर की चीज़ों से जब कोई हथियार मिलता है तो पहले हम ब्रुश से साफ करते हैं उसे, जब भी तो देखते हैं। तो ब्रूसफुट ने किया, किसके अंतर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो टोटल 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब देखते हैं पूर्व पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है हमारे यहाँ पर, पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था, तो सीधी बात है प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में ही रहता हो। जो प्रकृति के द्वारा जो नेचुरली निर्मित गुफाएं हैं उन्हीं के अंदर वो निवास कर लिया करता था। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया, अब यहाँ पे भारत की बात नहीं की जा रही है, धरती पर कब और कहाँ आया, तो प्लाइस्टोसिन। प्लाइस्टोसिन का मतलब होता है अत्यंत नूतन यानी बहुत ज़्यादा छोटा युग के आरंभ में अफ्रीका में। छोटा मतलब एक तरह से हम सेल की बात कर सकते हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। कहाँ पर मिले, बोरी नामक स्थान पर। तो 14 लाख वर्ष पहले का जो है अस्तित्व माना जाता है। आगे, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अर्थात पत्थर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं, तो सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सोहन नदी घाटी। वर्तमान में कहाँ पर है ये, पाकिस्तान है। फिर से एक बार देखते हैं, गोल पत्थरों से निर्मित, तो गोल पत्थरों पर विशेष ध्यान रखना है, गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण, पत्थर के
उपकरण कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी। अब देखिए गोल पत्थर से अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको सहन करना पड़ेगा, हमने उसको मारा तो सहन करने से बन गया सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान। पूर्व पाषाण कालीन मानव कैसा था? तो सीधी बात है, उनके पास कोई कमाई का जरिया तो था नहीं, जंगलों में घूमते थे, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे, तो शिकार करके ही खाएंगे। तो शिकार करते थे तथा उसका संग्रह कर लिया करते थे, तो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वार्टाइस पत्थर से वो बनाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? तो देखिए, एक तो हैंड एक्स था, क्लीवर था और स्क्रैपर था। आगे, पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मिली है हमें यहाँ पर बेलन घाटी से। हड्डी से निर्मित प्रतिमा मिली है बेलन नदी घाटी से। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? तो प्रस्तर उपकरण यानी पत्थर के उपकरण हमने आपको बताया था, पत्थर से साफ करना पड़ेगा ब्रुश के द्वारा। तो क्या आंसर आएगा? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 में उन्होंने प्राप्त किए। कब? 1863 ईस्वी में, मद्रास के निकट पल्लावरम में। आगे है, पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? यहाँ पे क्या पॉइंट है? दक्षिण भारत, तो अंगोला, चिगलपुट तथा कुड़ापा में। एक तो अंगोला है, चिगलेपुट है तथा कुड़ापा है। आगे, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो क्वार्टिजाइड मनुष्य, और कार्टिजाइड पत्थर से ही वो बनाता था अपने हथियार, तो क्वार्टिजाइड मनुष्य। सर्वप्रथम आपका आविष्कार कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण युग में हो गया था, परंतु इस्तेमाल करने का सही तरीका उन्हें नहीं पता था, वो एक अलग बात है। आगे है मध्य पाषाण काल युगीन प्रश्न। तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने और कब और कहाँ दी थी? तो बेसिकली C.L. कार्लाइन द्वारा दी गई थी 1867 में। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रस्तर युग की समय की खोज की, तो 18 कब हुई थी? 1863 में हुई थी। ठीक है, 1863 में हुई थी, और ठीक 4 साल बाद हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी मिल गई। अब कैसे हम रिलेट करेंगे? तो देखिए, न जो हमारा पूर्व पाषाण काल चल रहा था वो बढ़िया चल रहा था, अचानक क्या हुआ? CL, जब भी कोई लीव वगैरह चाहिए होती है तो CL लेते हैं, तो CL ली उसने, और CL लेने के बाद 4 दिन उसने काम किया पूर्व में, उसके बाद CL लेके वो चला गया। तो CL कार्लाइन ने करी थी, और साथ के साथ 1863 में अगर आप 4 जोड़ोगे, 4 दिन काम करके वो चला गया, तो 1867 हो गया। रिलेट करने का केवल एक तरीका है, अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए तो बड़े आराम से आपको ये याद हो जाएंगे। तो 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र से उन्होंने करी थी। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? तो माइक्रोलिथिक थे। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल तो भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है, बांगौर। ठीक है ना। इसके बाद सर्वप्रथम शवादान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। तो शवादान की जो दाह प्रक्रिया है, मतलब कि बॉडी को जलाने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू करी गई मध्य पाषाण काल में। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो HD संकालिया ने करवाया था। आगे, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने प्रारंभ हुए? तो वो प्रारंभ हुए मध्य पाषाण काल से। अच्छा, इसको याद करने का क्या तरीका है? गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल, जहाँ से 14 मानव कंकाल पे फोकस करिए। जब भी कोई भूतिया फिल्म होती है, होस्ट फिल्म होती है, तो ऐसा लगता है कि सामने भूत चल रहा है, तो वो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि सामने चल रहा है। तो मतलब ऐसी क्वालिटी किस में आती है? HD में आती है, HD क्वालिटी। तो 14 मानव कंकाल एक संग दिखे, इसका मतलब भूत वगैरह हमें दिख रहे हैं, तो HD संकालिया HD क्वालिटी में सामने देखने को मिला, तो इस तरह से बन गया HD संकालिया। आगे, मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ। अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महदरहा से ये जो है प्राप्त होता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व है?
तो ये हमें मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। अब हम देखेंगे नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? अब बात आई नवपाषाण काल की। नव मतलब नया, तो हमारे लिए नया दिन कौन सा होता है? डेली नया दिन ही होता है। डेली को क्या बोलते हैं? रोज। तो डॉक्टर प्राइम रोज, रोज मतलब डेली का रोज नया दिन, तो नवपाषाण काल। या प्राइम, जैसे कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइम मेंबरशिप या फिर प्राइम, तो मतलब कि जो लेटेस्ट में चल रहा है वो क्या है? प्राइम है। तो नवपाषाण काल का क्या मतलब हो गया? नवपाषाण काल का मतलब हो गया डॉक्टर प्राइम रोज। याद करने का केवल एक तरीका। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हमें यहाँ पर मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? संपत्ति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीनतम बस्ती। आगे, नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पहले तो बेसिकली नॉर्मल औजार हुआ करते थे, अब क्योंकि नवपाषाण काल में आ गए हैं तो पालिशदार पत्थर से बने हथियारों का वो प्रयोग करेंगे। आगे, नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी का सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में करी? वो करी नवपाषाण काल में, क्योंकि खेती वगैरह चालू कर दी, पशुपालन चालू कर दिए, तो गांवों में बसना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण कालीन युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर, जमीन को खोद के उसमें गड्ढा बना देना, उसमें रहने लगना। कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक हुए बुर्जहोम से, एक हुए गुफकराल से। कश्मीर प्रांत में ये स्थित है। और बुर्जहोम से ही बेसिकली अपने मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ शव भी देखने को मिला है, ये भी याद रखेंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण अर्थात हिरण के सिंगों के बने हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद में प्राप्त हुए। ये क्या है? पटना के पास। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, हिरण के सिंगों के उपकरण चिरांद में मिले हैं। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? ये आगे हमारा बुर्जहोम। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत करी? तो वो शुरुआत करी नवपाषाण काल के मानव ने। आगे हमारे यहाँ पर पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा नवपाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है हमें, वो मिला है हमें मेहरगढ़ से, संपत्ति पाकिस्तान। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? तो बेसिकली गेहूं थी, और उसके पश्चात क्या थी हमारे यहाँ पर? फसल जौ थी। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना पसंद करता था? बस्तियों में, गाँव में? ऐसा हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जो ऑप्शन में दिख जाए वही सही है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? हालांकि प्रयास तो मध्यपाषाण काल में भी हो चुका था शुरू, लेकिन जो आविष्कार हुआ पूर्ण रूप से वो हुआ हमारे यहाँ पर नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वो था हमारा बेलारी। नवपाषाण कालीन एक घड़ा वागोली यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। कौन सा? एक घड़ा वागोली यंत्र। एक यंत्र था जो नदी के अंदर चला गया, धीरे धीरे वो नरम होता चला गया। लोहे की चीज़ को डालेंगे तो कोरोजन लगता है ना, उस पर जंग लगने लग जाती है, नरम हो जाता है वो। तो नर्मदा, नरम से नर्मदा नदी घाटी। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो नवपाषाण कालीन मानव ने जो है चित्रकला का प्रयोग किया। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था हमारे यहाँ पे नवपाषाण काल के समय में। आगे है हमारे यहाँ पर उत्तर पाषाण काल की कला की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? देखिए, एक तो मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, सिंगनपुर में मिलते हैं तथा बेलारी में मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल की यहाँ पे बात की जा रही है, मध्य की बात नहीं की जाती। मिर्ज़ापुर का आधारित प्रश्न, मिर्ज़ापुर पर आधारित प्रश्न देखेंगे अब हम यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र ज़्यादातर मिलते हैं? तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक चित्र मिला है घायल सुअर का, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है बार बार। D.L. ट्रैक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियन ने 5वें अध्याय के अंतर्गत
इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय में गुफाओं को बताया गया है। सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल सीधे सीधे छपता है। सबसे प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है इस जगह को, ठीक है, मिर्ज़ापुर को। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? तो विंध्याचल की पहाड़ियों पर बने हैं। आगे है विंध्याचल की कैमूर की पहाड़ियों पर, ठीक है, यहाँ तक एक प्रश्न है। भारतीय गुफा चित्र बने हैं विंध्याचल की कैमूर की पहाड़ियों पर। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान क्या है? यह है विंध्याचल। विंध्याचल याद रखेंगे। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो अप्रॉक्सीमेट 100 गुफाओं में माने जाते हैं, तो आप 100 याद रखेंगे। आगे हमारे यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो वो है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। आगे मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र पर क्या किस विषय पर हैं? तो वो है आखेट अर्थात शिकार पर। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो देखिए हाथ के छापे जो मिलते हैं हमारे, वो मिलते हैं सोहरो घाट पे। किस पे? सोहरो घाट पर मिलते हैं हाथ के छापे। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ मिलता है? भलदरिया। भलदरिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर में ही है। तो घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र, अब देखो घायल कैसे हुआ होगा, भाले चलते थे पहले, भाले से मार के घायल हो गया होगा, और ऐसा कोई नाम नहीं है जो हथियार जैसा हो, जैसे इसका तो नाम हथियार जैसा ना भालदरिया, तो भाले से मारा, तो ऐसा और कोई आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा, तलवारिया नहीं मिलेगा आपको नाम कहीं पे, तो बड़े आराम से आप रिलेट कर पाओगे भालदरिया। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो A.H. बाल्ड्रिक। अब कैसे याद रखेंगे? बाल्ड्रिक, बाल्ड्रिक मतलब होता है बॉर्डर लाइन, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बॉर्डर तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो बाल्ड्रिक से बन गया बॉर्डर लाइन, और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। घायल सुअर के चित्र को मिर्ज़ापुर में मिलता है भलदरिया में। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम। तो पहला है हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पुरानी चित्रकला के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो क्या है? भारतीय है। तो जो अगर हम अपने देश की चित्रकला को चारों तरफ विख्यात करेंगे तो हम जग में उजाला कर पाएंगे अपने लिए। तो जगदीश गुप्त, जग मतलब पूरे जग में उजाला किया, लेकिन अपनी जो संस्कृति थी उसको गुप्त रखा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसी तरह से रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, अच्छा इसका समय और देखते चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की तो 1967 है। जितनी हिंट आपके लिए बन पा रही है उतना हम मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं, बाकी इसकी और कोई हिंट आपको पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में तो बता दिया डॉक्टर जगदीश गुप्त, और जो हिंट बताएगा उसका नाम और फोटो भी हम कमेंट सेक्शन में और अलग से वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। देखिए महादेव हिल्स, महादेव की पहाड़ी। अब जहाँ महादेव की पहाड़ी होगी वहाँ पे गार्डन तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना गार्डन के कोई कैसे रह सकता है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं वो, तो वहाँ पे होगा गार्डन, तो DH गार्डन बन गया। और समय कब से था? 1936 में। अब देखो 36 याद रखने का क्या तरीका है, 19 तो होगा ही होगा, 36 यानी महादेव जहाँ रहते हैं वहाँ पे शिवलिंग होता है, और शिवलिंग प्रतीक होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो 3 तो ये हो गए। अपने आप में शक्ति इनकी डबल होती है तो 6 यहाँ पे आ गया, तो 1936। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936, DH गार्डन। रिपीट करके देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा, परंतु आपको थोड़ी ट्रिक इसके लिए लगानी है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक का नाम तो याद हो जाएगा, 1967 आपको याद रखना है, वो कैसे याद रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पुरानी पेंटिंग। अब यहाँ पे भारत का तो कोई नाम आया नहीं, अब भारत का नाम नहीं आया तो यहाँ पे जो लेखक है वो भी भारतीय नहीं होगा। अब भारतीय नहीं है फिर भी भारत के अंदर एंटर कर पा रही है उसकी पुस्तक, तो मतलब उसने बॉर्डर लाइन तो क्रॉस करी होगी, सीधी बात है। तो एलन हाटक बॉन्ड्रिक, तो एलन हाटन को छोड़ो, केवल बॉन्ड्रिक याद रखो, तो बाउंड्री क्रॉस करी क्योंकि अपने इंडिया में वो पुस्तक आ गई, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, तो बाउंड्री यानी बाउंड्री क्रॉस करी, तो लेखक का नाम क्या होगा? बॉन्ड्रिक। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 1958, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको तो आप याद रखिए कैसे भी, 1958। इसके बाद है प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब की बात यहाँ पे क्या आया? इंडिया का नाम आ गया, तो इंडिया का नाम आया 1950 में, 1950 में आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टुअर्ट पिगाट, इसका नाम याद रखेंगे। अब इसकी डेट कैसे याद रखनी है वो देखें, 19 तो हमारे यहाँ पे है ही है, 19 हमारे यहाँ पे है ही है, और 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 के लिए याद रखें
प्री हिस्टोरिक के लिए कैसे याद रखेंगे, पुराने समय की बात है, चारों दिशाओं तो होती हैं, तो एक तरह से ये समझिए कि अब भारत जो है चारों दिशाओं में तरक्की कर रहा है, साथ के साथ आसमान की तरफ भी तरक्की कर रहा है। अभी चंद्रयान गया था, आपने सुना ही होगा। तो 5 तो ये कॉमन हो गया, परंतु अभी एक पॉइंट आया कि इंडिया को अब इंडिया नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया में जब हम इंडिया बोल रहे थे तो इंडिया की शान घट रही थी, तो वो ज़ीरो हो रही थी शान। तो 1950 क्या आ गया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, मतलब पहले इंडिया बोलते थे इसलिए शान थी जीरो, अब चारों 500 दिशाओं में तरक्की कर रहा है तो 1950 आ गया। और इसी तरह से 1958 भी याद रखेंगे। 8 मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है और यहाँ पे इंडिया वर्ड यूज़ नहीं है, पुराना समय यूज़ है, तो चारों दिशाओं में तरक्की। चारों के अलावा 8 दिशाएं मान लो, 4 का डबल कर लो तो 8 हो गया। याद करने का केवल एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद है आवर हेरिटेज इन आर्ट, तो इसका नाम है अजीत कुमार हलदार। तो आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, 5 तो कॉमन है ये हमारे यहाँ पर आर्ट के मामले में, और 2 का आप कैसे भी याद रख लो 1952 में अजीत कुमार हलदार। इसके बाद है इंडियन पेंटिंग, तो इंडियन पेंटिंग आया 1929 में और इसको बनाया था पर्सी ब्राउन ने। इंडियन पेंटिंग है, केवल प्रागैतिहासिक वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो आजकल जो पेंटिंग बनती हैं वो केवल पैसे कमाने के लिए बनती हैं और पैसों को रख लेते हैं हम पर्स में। तो पर्सी ब्राउन, पर्सी मतलब पर्स से, तो पर्सी ब्राउन इंडियन पेंटिंग। आजकल जो इंडिया में पेंटिंग बनती है पैसे कमाने के लिए बनती हैं, याद करने का केवल एक तरीका है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं। तो मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त चित्र हैं वो हैं उत्तर पाषाण काल के। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है, तो वो है हमारे यहाँ पर लाल। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है, तो नृत्य का दृश्य है हमारे यहाँ पे लिखुनिया में। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्टॉप बिट्ठल जाना जाता है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए बहुत बार पूछा जाता है। घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो वो है हमारे यहाँ पर मिर्ज़ापुर में। इसके बाद है सिंगनपुर, तो जंगली सांड को पकड़ते हुए, इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगनपुर से, कभी कभी पूछा गया। तो पकड़ते हुए बर्ची से खेलते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य अंकित है सिंगनपुर में। जहाँ भी सांड को पकड़ते हुए बात आ जाए वो क्या है, हमारा सिंगनपुर है। सांड के सिंग तो होते ही हैं, तो सिंगनपुर से सांड बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद है पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। पंच है बिल्कुल बीच में बैठेगी, तो मध्य प्रदेश की है। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव कहाँ पाए जाते हैं, तो शहद एकत्रित करेंगे तो आपने सुना होगा जब अभिषेक होता है तो वहाँ पर शहद अर्पित किया जाता है, तो वो क्या है, शहद एक तरह से हम बोल सकते हैं पंच है। और पंचमढ़ी DH गार्डन, और वहाँ पे क्या मिला, बेसिकली भगवान शिव हम बोल सकते हैं। गार्डन में कौन मिलते हैं, कैलाश मंदिर में शिव ही मिलते हैं, तो उन पे हम क्या कर रहे हैं, शहद डाल रहे हैं या फिर शहद अर्पण कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा पंच है। तो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की खोज किसने करी, बेसिकली एक तो है GR हंटर, इनका नाम कम पूछा जाता है, 1932 ईस्वी में करी। इसके पश्चात है DH गार्डन 1936 में, इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, 1936 में करी। इसके बाद स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष शिलाचित्र हैं पंचमढ़ी के। स्पेन अपने आप में काफ़ी डेवलप देश है, तो डेवलप की बात करें तो उस समय पंचमढ़ी बहुत डेवलप थी क्योंकि साक्षात वहाँ पे शिव मिल रहे हैं, तो पंचमढ़ी रिलेट कर लो आप इससे। घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, अस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया, ये अपने आप में पंचमढ़ी में है। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे पंचमढ़ी में। आपस में झगड़े के चित्र मिलते हैं, लड़ाई के, पंचमढ़ी में पूछा गया बहुत बार ये। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण कहाँ मिला है, आपको पता होगा कि सबसे पहले भगवान शिव ने ही धनुष का आविष्कार किया था, तो धनुर्धारियों के चित्र कहाँ मिलेंगे, पंचमढ़ी में मिलेंगे। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं सफ़ेद रंग के, क्योंकि सफ़ेद रंग होता है शांति का। अच्छा, इसको महादेव से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, जरा एक बात देखिए, पंचमढ़ी है तो बीच में पंच होगा। अब तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश में पंच कौन होते हैं, एक तरह से देखें तो शिव होते हैं, तो इसलिए वहाँ से आप रिलेट कर लो चीज़ों को, क्योंकि रिलेट करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स यहाँ पे आ भी गया, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, DH गार्डन की। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुत्री, कहा जाता है, नाम याद रखेंगे पुत्री। सितारवादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से मिले हैं, ये भी मिले हैं पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। इसके बाद होशंगाबाद,
तो होशंगाबाद की बात करोगे, होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने करी? तो वो करी मनोरंजन घोष ने। कोई कोई व्यक्ति अपने होश खो देता है, और होश किस लिए खोता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि दिन भर मोबाइल लिया और मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं, गाने वगैरह सुनते रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं मोबाइल में, तो अपने होश खो देते हैं, क्योंकि दिन भर वो टीवी में घुसे रहते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन कर रहे हैं, और मनोरंजन करते करते अपने वो होश खो देते हैं। तो मनोरंजन घोष ने करा, और कब किया? 1922 में। अच्छा 22 में कैसे याद रखेंगे? लास्ट में क्या है? 22, मतलब कि एक तरह से देखो कि 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से 22 घंटे वो अपने मनोरंजन में लगे रहते हैं। अपने दोनों आंखों से वो केवल टीवी को या मोबाइल को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? मनोरंजन घोष ने करा 1922 में, और इसकी वजह से होशंगाबाद यानी होश खो दिए। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। अब लगातार टीवी या मोबाइल देखते देखते आंखें कैसी हो जाती हैं? नर्म हो जाती हैं। नर्म का मतलब क्या है? आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो नर्मदा इस तरह से रिलेट कर लीजिए। इसके बाद जिराफ समूह कहाँ पाए जाते हैं? होशंगाबाद में। इतना लंबा जिराफ था कि इतने लंबे जिराफ को देख के हम अपने होश खो दिए, और मनोरंजन करने के लिए हम जू वगैरह भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें जिराफ मिलता है। तो ये भी हो गया हमारा होशंगाबाद। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो किसके हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें मिले हैं। इसके बाद हम याद करेंगे प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक केंद्र, यो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र। मिर्ज़ापुर की कैमूर की पहाड़ियों पर है, और इसके खोजकर्ता जो हैं वो कार्लाइन हैं। क्या नाम है? कार्लाइन है। 1880 में इसकी खोज करी थी। इसकी जैसी कोई हिंट बनेगी हम आपको देंगे। इसके बाद है बेलारी। बेलारी, अब देखिए बेलारी का मतलब हो गया बिल, और बिल में कौन घुसता है? चूहा घुसता है। तो चूहा घुसा, जब वो फंस गया, इतना छोटा बिल था कि वो फंस गया, तो एफ फासेट, तो एफ फासेट से फंस गया, तो इस तरह से रिलेट हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो एफ फासेट फंस गया। 1892 इसका वर्ष है। वर्ष के लिए हिंट जल्दी बना दी जाएगी, जिसको जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद सिंगनपुर। तो सिंगनपुर की बात करूँ, यहाँ पे किससे रिलेट हो रहा है? सिंह से। दो सिंह हैं हमारे यहाँ पर, तो सिंह से सी, इस तरह से सी बन गया उल्टा, और डब्ल्यू देखोगे तो डब्ल्यू जैसा भी तो लग रहा है, तो सी डब्ल्यू एंडरसन। तो सी डब्ल्यू एंडरसन बन गया सिंगनपुर से 1910 में। पंचमढ़ी, पंच है डीएच गार्डन, जहाँ पर बेसिकली महादेव रहते हैं, वहाँ पे गार्डन तो होता ही होता है, तो डीएच गार्डन। इसके बाद है भीमबेटिका। भीमबेटिका की बात है बीएस वाकणकर। होशंगाबाद होश नहीं रहा मनोरंजन करते करते, मनोरंजन घोष 1922 में दोनों आंखों से, ये तो याद हो गया होगा वर्ष तो इसका 1922। इसके बाद है हमारे यहाँ पर वांदा, तो CA सिल्वे रोड 1907 में। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित हैं? अभी हमने देखा था इतने बड़े जिराफ को देख के होश उड़ गया। मनोरंजन घोष के द्वारा होशंगाबाद खोजा गया था, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है, उसकी माप कितनी है? तो 10 फीट तो वो लंबी है, और 6 फीट चौड़ी है। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रय में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो बेसिकली होशंगाबाद में मिलते हैं 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? तो होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। तो याद रखेंगे मयूर होशंगाबाद में, आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी मिलता है हमें होशंगाबाद से। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग में एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? वो मिलता है हमें यहाँ पर होशंगाबाद में। विशाल हाथी का चित्र मिला हल्के पीले रंग में, और उसको देख के होश उड़ गए क्योंकि बहुत बड़ा हाथी था, तो ये क्या बन गया? होशंगाबाद। इसके बाद है भीमबेटिका। भीमबेटिका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री VS वाकाणकर ने करी थी। 1958 में इन्होंने करी थी। भीमबेटिका गुफा की खोज कार्य हेतु डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1975 में सम्मानित किया गया। भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित हैं भीमबेटिका की गुफाएं। ठीक है, अब भीमबेटिका से याद रखेंगे भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। भीमबेटिका अगर आप याद हो तो पांडव थे, पांडव 5 भाई थे, तो जो भीम थे हमेशा वो राय लेते थे अपने सबसे बड़े भाई से,
क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते थे वो। तो रायसेन जिले में ये पड़ता है। शिकार नृत्य कहाँ पाया जाता है? शिकार नृत्य भी पाया जाता है भीमबेटका में। महाभारत जब हुआ था तो बहुत सारे लोग मरे थे, तो एक तरह से आप उससे रिलेट कर लें शिकार से। भीमबेटका किस शहर के पास है? भोपाल के पास है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ी में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ी में। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है ये। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भीमबेटका में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं और 275 उसमें हमें जो है चित्र देखने को मिलते हैं गुफाओं में। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। किस गुफा को जूरॉक सेंटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमबेटका को। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा से संबंधित हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं कौन कौन से? हाथी हैं, जंगली सांड हैं और बाघ के हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें दीवार व छत पर। भीमबेटका की शिला उत्कृष्ट चित्रकारी किस अवधि की है? तो वो है हमारे यहाँ पे मेसोलिथिक एज की, मध्य पाषाण काल की। भीमबेटका, लखनदेयारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये। अब आगे पॉइंट है हमारा प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र और उसके स्थान। तो देखिए घायल सुअर, हमने आपको पहले ही बताया था घायल सुअर कैसे हुआ होगा? भाले से मारा होगा। तो भलदरिया में मिलता है, मिर्ज़ापुर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इनको मिली है और बॉन्ड्रिक जो है उन्होंने दिलवाई है। इसके बाद महामहिष। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारे कौन से हैं मिर्ज़ापुर वाले, उनकी बात करते हैं एक एक करके, रिलेट तो अभी हो जाएगा आपके लिए। मिर्ज़ापुर का एक ये है गैणे का आखेट। अब जो गैणा है वो दौड़ रहा होगा, घायल सुअर तो रुक गया होगा, गैणा दौड़ रहा होगा, तो घोड़ मगर घोड़े पे बैठ के उन्होंने मारा। वैसे ये पूछता नहीं है, केवल जो मिर्ज़ापुर है, होशंगाबाद है, इनके बारे में पूछता है, पर कभी पेपर टफ बनने की चांस आ गए तो अंदर घुस के घोड़ मगर, बिट्ठल वगैरह ये भी पूछ लेता है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको भी याद करते चलेंगे। गैणे का आखेट घोड़ मगर से मिला मिर्ज़ापुर में ही। इसके बाद है हमारे यहाँ पर पहिएदार गाड़ी। तो पहिए कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। तो बिट्ठल में ऑटोमेटिकली था है, तो मतलब गोल गोल, तो पहिएदार गाड़ी गोल गोल बिट्ठल से मिला, मिर्ज़ापुर में मिला। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, इसको हटाते हैं, एक मिनट, हाँ, तो हम थे यहाँ पर बारहसिंगा का आखेट, वो मिला हमें लिखुनिया में। बारहसिंगा का आखेट लिखुनिया में मिला। इसके बाद है हमारे यहाँ पर यहाँ पे ये हो गया मिर्ज़ापुर का एक और है हाथी का शिकार, ये भी मिला हमें लिखुनिया मिर्ज़ापुर में। अच्छा, बारहसिंगा के सिंग होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, तो दोनों काट लिए उन्होंने और काटने के बाद उन्हीं से लिखने का प्रयास किया। किसी ठोस चीज़ से तो लिखेंगे हम यहाँ पर। अब सुअर से क्या लिखेंगे? सुअर में सिंग थोड़ी होते हैं, ठीक है ना, गैंडे में सिंग थोड़ी होते हैं, हो भी सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। पर हाथी और बारहसिंगा में दोनों में क्या होते हैं? सिंग होते हैं, तो उनके सिंग से लिखने का कार्य प्रारंभ किया एक पेन की तरह, तो लिखुनिया मिर्ज़ापुर में। इसके बाद है हमारे यहाँ पे महामहिष, बहुत बड़ा। तो महामहिष जब बहुत चीज़ मिली तो होश उड़ गए हमारे यहाँ पर, और आदम जैसा लगता था, महामहिष नाम से पता चला है बहुत बड़ा, तो आदम, तो आजमगढ़, आदम, ठीक है, आजमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद। इसके बाद है हमारे यहाँ पे मयूर, मयूर मतलब मोर, तो मोर के देख के भी हमारे होश उड़ गए। और मोर वैसे तो दिखने में खतरनाक नहीं होता, पर आदम जैसे हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि आदम ही चल रहा है हमारे यहाँ पर, आदमगढ़। आदिम बंदे भी, तो यहाँ पे तो आदिम ऑटोमेटिक लग ही रहा है, तो आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है ना। इसके बाद होशंगाबाद कहीं और है क्या? इसके बाद होशंगाबाद कहीं और नहीं है। इसके बाद है हमारा घायल भैंसा। तो घायल भैंसा मिला है हमें यहाँ पे सिंगनपुर में। सिंग, ठीक है ना, सिंग मतलब सिंग ऊपर की तरफ होते हैं, और छत्तीसगढ़। एक भैंसा अगर किसी को मार दे तो वो छत की तरफ उड़ जाएगा। जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद, यहाँ पे एक रह गया था। कंगारू सिंगनपुर में मिला, कंगारू उछलता है, ऊपर ऊंचा ऊंचा उछलता है सिंगनपुर, छत्तीसगढ़, छत तक उछल सकता है वो, तो कंगारू मिल गया। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला, शिकार का नृत्य भीमबेटका पंचमढ़ी। भीम जो था उसने करीबन अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 99 लोगों को जो है मारा था, जो कौरव की तरफ से थे। तो भीम शिकार किया उसने, एक तरह से बोल सकते हैं। शहद एकत्रित करते हुए मानव पंचमढ़ी में मिले हमें, मध्य प्रदेश में। और अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध मिला हमें बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारा बेलारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने, पर अगर आप इसको एक दो बार भी रिवाइज करके देख लेते हो, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे।
दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बेलारी। बेलारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सन 1892 ईस्वी में बेलारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? एफ फासेट। हमने इसका रीज़न भी बताया था, बिल में चूहा घुसता है वो फंस गया। अब कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? हमारा कान एक बिल के समान ही होता है, छोटा सा होता है, तो कर्नाटक, बेलारी बिल, और हमारे शरीर में देखें तो कान में कोई घुस सकता है, बेसिकली कर्नाटक। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास स्थान का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेलारी है। जादू के विश्वास में सर्वाधिक चित्र कहाँ मिले? बेलारी में मिले। 6 कोणों का सितारा, इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे बिल नजर आएगा, बेलारी में मिला। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो वो है हमारे यहाँ पे बेलारी। इसके बाद बस थोड़े बहुत पॉइंट और रह गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना थी? उनके चित्रों को बनाने के पीछे भय था, जादू टोना टोटका था, चिर स्मृति थी, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदि मानवों का वैदिक जीवन उसमें दिखता है। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या क्या थी? पशु को मारते थे, खाते थे, उसके बाद खुशी में, उल्लास में नृत्य गायन करते थे। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से की? एक स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं के माध्यम से। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता मिलती है, मौलिक उद्भावना मिलती है, स्वच्छंदता मिलती है, शक्तिमत्ता, प्रयोग व निजी वैशिष्टता मिलती है। और प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा क्या रही है? भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना। एक ये पूछा जा सकता है ज़्यादातर, और एक ये पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है हमारे यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किन विषयों से संबंधित हैं? आखेट, शिकार से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव और पंक्षी हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? हिरण का किया, बारहसिंगा का किया, महिष का किया, गैंडा का किया, हाथी का किया, घोड़े का किया, खरगोश का किया, सुअर का किया। प्रागैतिहासिक काल ने पशुओं में सर्वाधिक किसका अंकन हुआ है? हरिण का हुआ है, उसके पश्चात बारहसिंगा का हुआ है। पंक्षियों में सर्वाधिक अंकन हुआ है मयूर का, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर का मिलता है, संतन का मिलता है, प्रसाधन का मिलता है, शिशुपालन का मिलता है, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचयन, अपहरण एवं कामाचार्य का। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया, यानी शिकार में लिप्त नहीं दिखाया गया स्त्रियों को। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। इसके बाद है वाद्य यंत्रों का अंकन कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमें यहाँ पर ढोल में, मृदंग में, डमरू में, पंचतंत्र में, गिटार। प्रागैतिहासिक चित्रों में, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? तो पीपल को चित्रित किया गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है हमारे यहाँ पे सरीसृप रूप में किसका अंकन नहीं हुआ है? सांप का अंकन नहीं हुआ है। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिला? प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पंक्षी आकृतियाँ किस शैली की हैं? अलंकारिक, लोक शैली की हैं। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। आदिकाल मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया पशुपालन को, बैलगाड़ी को, नौका विहार को तथा मजूद संचयन को। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय की, साहस की, संवेग की तथा धर्म की। ये लास्ट के कुछ पॉइंट हम तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है ऐतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास जो हमें देखने को मिल जाता है। आगे है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं के द्वारा, ये बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का महत्व बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखा की। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग अथवा भूमिज रंगों का। गैरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता में प्रयोग करते थे? हिरौजी, रामरज तथा खड़िया का। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। कोयला या काजल है यहाँ पर, ये ठीक है ना, काजल, कागज नहीं है, काजल है। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सीधी रेखा का, वक्र का और आयत का। इसके बाद है आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो वो प्रयोग किया गया है छेपांकन का। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता।
प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? तो वो हैं गुहा चित्र। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर ये बनाई गई है। आदिकालीन चित्र लाल, गैरू या हिरोजी, काले रंग, कोयला या काजल का या कालिक या सफ़ेद खड़िया रंगों को किसमें मिलाकर प्रयोग करते थे? तो पशुओं की चर्बी में मिलाकर वो प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में क्या असत्य है? सीधे सीधे पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला और प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, पर डायरेक्टली ये पूछा जाता है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफ संदेश गुफाओं में उकेरी गई चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए गेरुआ चारकोल से निर्मित किए गए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या रंग हैं? तो वो हैं गेरुआ रंग। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखाओं को बनाया गया है निकोले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। निकोले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका बोलते हैं ब्रश को, बनाते थे किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकोल आदि के एक सिरे को कूटकर। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। इसी के साथ आज की ये वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वो भी इनको याद कर पाएँ।